नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और हम लोग अपनी जो पॉलिटी सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। और उस पॉलिटी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड ब्रेकिंग एंड माइलस्टोन बेंचमार्क केस जो भारत के इतिहास में हुआ, आजाद भारत के इतिहास में हुआ, जिसे सभी लोग जानते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस के बारे में, ये एक लैंडमार्क डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का और इसने किस तरीके से भारत के पूरे जुडिशियल सिस्टम को और जुडिशियल रिव्यू को बदल के रख दिया। एंड ये भी कहना गलत नहीं होगा कि केशवानंद भारती केस ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इंडिया एज अ कंट्री है उसकी डेमोक्रेसी को भी बचा लिया। सो दैट इज वाई केशवानंद भारती केस बहुत ज्यादा अहम है। इसको सेपरेटली एक अलग से लेक्चर में कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। वीडियो में को अंत तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और लास्ट तक आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से केशवानंद भारती केस ने भारत को एक ऑथोरिटेरियन या हम यूं कहें डिक्टेटरशिप रेजिम में जाने से बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी वो घटनाएं रही जिसकी वजह से ये केस इतना ज्यादा फेमस हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हिस्ट्री में थोड़ा सा इसमें केस की तरफ बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें कि देखिए 1950 26 जनवरी भारत का संविधान लागू हुआ और पंडित नेहरू का एक बहुत ही सपना कह लीजिए कि सपना था कि उन्होंने दो एक्ट वो लाना चाहते थे। एक तो था जमींदारी अबोलिशन, पहले जमींदारी सिस्टम था, है ना, तो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना। दूसरा था लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। तो इनको लागू करने का सपना था, यूं मान लीजिए कि ये इनके पेट लेजिस्लेशंस थे, है ना। तो इसके बाद में हुआ ये कि इन्होंने ये दो एक्ट लेके आए, एक तो जमींदारी अबोलिशन एक्ट और दूसरा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। इनको क्या किया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि ये जो एक्ट्स हैं, ये दोनों के दोनों एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये डीपीएसपी को प्राधीनता देते, डीपीएसपी को ये एक अपर लेवल देते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स को ये डिमोलिश कर रहे हैं। और इसी बेसिस पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ऐसा नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, डीपीएसपी उससे सेकेंडरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का उस समय कहना था। फिर होता है शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1991 और 51, सॉरी। इसमें इससे पहले क्या हुआ था कि पार्लियामेंट ने जो डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये डिसीजन, इसके बदले पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने कहा देखिए ये हमेशा स्ट्रगल रहेगी। ये हमने डीपीएसपी में भी देखा था कि जो पार्लियामेंट है वो चाहेगा कि फंडामेंटल राइट्स कम हो और डीपीएसपी जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लागू हो, है ना। तो यही लड़ाई चलती रहती है और उस समय तो ये एकदम चरम पे थी, मान लीजिए। तो पार्लियामेंट को बुरा लगा, पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया। अब देखिए पार्लियामेंट कैसे रिएक्ट करता है। तो पार्लियामेंट ने रिएक्शन दिया कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करके, बोला कि रुको, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया कि क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलते, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। और पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने आर्टिकल 31 ए एंड 31 बी को ऐड कर दिया और साथ के साथ में 9th शेड्यूल को ऐड किया। और इन्होंने कहा कि 9th शेड्यूल में जिस भी लॉ को रखा जाएगा, जिस भी लॉ को दिया जाएगा 9th शेड्यूल में, उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं देना होगा। उसको कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं है, वो स्पेशल लॉज है एंड उनके लिए जुडिशियल रिव्यूज एग्जिस्ट नहीं करते, इनका कहना यह था। तो फिर से इसको चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के केस में। और इसमें अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था वो ये था, इन्होंने कहा कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जो सरकार है या फिर हम जो कहें कि पार्लियामेंट है, वो विद इन इट्स राइट है कि वो ऐसे चेंजेस ला सकता है, अमेंडमेंट्स ला सकता है। तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा किया कि एक बात बताइए कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन क्या आर्टिकल 13 नहीं है फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में? हाँ साहब, आर्टिकल 13 है, और उसमें आर्टिकल 13 ये कहता है, उसका क्लॉज नंबर 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, वो लॉज को डिफाइन करता है ना? वो क्या करता है? लॉज को डिफाइन करता है, और लॉज को अगर डिफाइन करता है, और आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि ऐसे लॉ जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन में नहीं है वो डिस्कार्डेड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि ये जो वर्ड है ना लॉ, ये जो वर्ड है लॉ, कानून, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पे लागू नहीं होता। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जाते हैं आर्टिकल 368 के अंदर, तो उसके अंदर में वर्ड लॉ उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए ये सारे के सारे चेंजेस जो करके आई है गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट देन गवर्नमेंट, वो सारे के सारे क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो शंकर प्रसाद देव केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे, जिनमें 31 से 31 और 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था, वो सारे के सारे वैलिड घोषित किए गए, और लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये भी क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर लगभग 16 साल बाद एक और दूसरा इंपॉर्टेंट केस नजर आता है, निकल के आता है, वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1967। इसको 11 जजेस की बेंच ने हियर किया था। 11 जजेस की बेंच, जी हां, 11 जजेस की बेंच थी जिसने इसको सुना था, ठीक है? और इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया अपना डिसीजन, ठीक है? कौन सा डिसीजन साहब? इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया 1951 वाले डिसीजन को, जो अभी हमने शंकर प्रसाद देव वाला केस था उसमें देखा था, है ना? और मेजॉरिटी क्या थी इसमें? मेजॉरिटी थी 6:5 की मेजॉरिटी से इन्होंने इसको रिवर्स किया, ठीक? और इन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, आप कुछ भी करिए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स वर आउटसाइड द अमेंडेटरी प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि आप कोई भी अमेंडमेंट लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को नहीं छू सकते, क्योंकि इनका नाम ही है फंडामेंटल राइट्स। एंड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इसको इतना सेक्रेड रखा, इसलिए इसका नाम फंडामेंटल दिया, और फंडामेंटल चेंज नहीं हो सकता, वो अमेंड नहीं हो सकता। तो ये कहना था, है ना? और इन्होंने कहा, इन्होंने ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने ये भी कहा कि जो लॉ है, ये जो शब्द है लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे भी लागू होता है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे भी लागू होता है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि देखिए, जो आर्टिकल 368 है, 368वां आर्टिकल है, ये कहता है कि प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का। ये किसकी बात करता है? प्रोसीजर टू अमेंड, है ना? लेकिन ये पावर टू अमेंड की बात नहीं करता कहीं पे, समझ रहे हैं आप? ये कहीं पे भी पावर टू अमेंड की बात नहीं करता, ये सिर्फ प्रोसीजर की बात करता है। तो गवर्नमेंट लॉयर्स ने पूछा, अटॉर्नी जनरल जिन्हें आप कहते हैं, उन्होंने पूछा उस समय के कि अच्छा एक बात बताइए कि अगर ये पावर की बात नहीं करता है, प्रोसीजर की बात करता है, तो प्रोसीजर भी कौन फॉलो करेगा? अरे यार, प्रोसीजर फॉलो करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, तो प्रोसीजर फॉलो कौन करेगा? आप ये बता दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बदले में कहा कि हमें नहीं पता, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए, आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए और उसको समन कीजिए और वो इसको कर पाए, ठीक है? तो अब पार्लियामेंट की एकदम किरकिरी हो गई, और पार्लियामेंट ने एकदम मुंह की खाई इसमें, गोलकनाथ केस में, और पार्लियामेंट एकदम परेशान। बदले में रिस्पांस क्या रहता है? इन्होंने क्या किया?
कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से बदल दिया, यानी 24वां और 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 1971 में। इन्होंने क्या किया, 24वें में क्या हुआ, देखिए 24वें में क्या हुआ, इन्होंने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड कर दिया। क्या था, ये था कि नथिंग इन आर्टिकल 13 में कुछ भी जो है ना, नथिंग शैल अप्लाई, नथिंग कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, शैल अप्लाई टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड अंडर आर्टिकल 368, इन्होंने ये कहा, ठीक। उसके अलावा आर्टिकल 368 में इन्होंने क्लॉज 3 ऐड कर दिया। क्या था वो, उन्होंने ये ऐड किया कि आर्टिकल 13 में जो है, नथिंग इन आर्टिकल 13, मतलब पूरी तरीके से फुल प्रूफ होने का प्लान था, शैल अप्लाई टू अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। यार ये तो बवाल हो गया, ये क्या सवाल है, ये क्या बेमिसाल है। तो ये है आर्टिकल 368 क्लॉज 3। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने फुल प्रूफ प्लान बना दिया। 13 में 4 को ऐड किया, कहा कि 13 के कोई भी प्रोविजन 368 में लागू नहीं होंगे जिसके तहत अमेंडमेंट हो रहा। 368 में क्लॉज 3 ऐड किया, बोला कि आर्टिकल 13 में कुछ भी इसमें लागू नहीं होगा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाम भी चेंज कर दिया। जो आर्टिकल था 368, उसका नाम था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसका नाम ये था। इसको बदल दिया इन्होंने कहा पावर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जो इनको कहा था कि ऐसा ऐसा है, तो इन्होंने क्या किया, सब बदल दिया, ठीक है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, ये इन्होंने किया। तो ये बहुत ही अहम फैसले लिए गए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में निकल के आया। कमाल है ना। उसके बाद भी ये नहीं रुके, 25वां अमेंडमेंट किया और उसमें इन्होंने आर्टिकल 31C ऐड कर दिया। आर्टिकल 31C क्या कहता है, वो कहता है कि अगर इफ, ये हम डीपीएसपी में देख चुके हैं, ये हमने क्लियरली डीपीएसपी में देखा था कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है, इफ पार्लियामेंट पासेस ए लॉ अंडर कौन से डीपीएसपी, कौन से 39B एंड 39C, ठीक है, 39B और C के लिए करता है, और भले ही उससे, इवन इफ उससे वायलेशन हो रहा हो फंडामेंटल राइट्स का, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 31 कैन नॉट बी डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन्होंने ये और कर दिया, बोले ठीक है। इसको हालांकि बाद में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पे कोई सवाल नहीं उठेगा, 31C इज गुड इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल 31 को बाद में रिपील कर दिया गया था, इसे फंडामेंटल राइट नहीं छोड़ा गया, राइट टू प्रॉपर्टी बाद में दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली 2 डीपीएसपी को 3 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रिविलेज दी गई थी, राइट। नेक्स्ट आता है, अभी भी नहीं रुके, 1971 में तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, जिसमें इन्होंने प्रिवी पर्सेस को बैन कर दिया, प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश कर दिया, प्रिवी पर्सेस अबॉलिश्ड। प्रिवी पर्सेस क्या प्रथा थी, देखिए साहब, इंडिया जब आजाद हुआ, भारत जब आजाद हुआ, तो उस समय बहुत सारे प्रोविंसेस में बटा हुआ था भारत, 500 से ऊपर छोटे छोटे गणराज्य थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं, छोटी छोटी प्रोविंसेस थी, छोटे छोटे किंगडम्स थे। तो उनको एक करने के लिए, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैन ऑफ यूनिटी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन सबको एक ही धागे में पिरोया। और उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जितने भी
उस समय के राजा और जमींदार थे, आपको अपना जो भी एलिजेंस है वो भारत के प्रति रखना है, आपको भारत को एक यूनियन मानना है, आपको भारत को भारत राष्ट्र मानना है और अपनी स्वाधीनता छोड़नी है। कहने का मतलब है कि आपको अपनी इंडिपेंडेंस छोड़नी है, आप रूल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ नेशन रूल करेगी, भारत एक गणराज्य होगा, रिपब्लिक होगा और आपको बदले में प्रिवी पर्सेस दिया जाएगा। प्रिवी पर्सेस मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल हैदराबाद के निजाम हुए तो हैदराबाद के निजाम के अंडर में जितना भी रीजन था वहां से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता उसका 8% उनको पहुंचा दिया जाता था। ये प्रिवी पर्सेस की कहानी थी। इंदिरा गांधी ने इसको अबॉलिश कर दिया 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसको हालांकि चैलेंज किया था माधवराव सिंधिया ने, लेकिन इसको स्टे रखा गया, इसको रोका गया। अब आप समझिए, और ये प्रिवी पर्सेस आर्टिकल 291 था, है ना, इसको निकाल दिया गया, डिलीट कर दिया गया, प्रॉपरली इसको हटा ही दिया गया, राइट, ये कहना सही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसने प्रिवी पर्सेस को खत्म कर दिया। फिर आता है 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ये 1972 में आया। मतलब आप 1971 में देखिए कितने मेजर चेंजेस हुए, ये हालांकि 1972 में आया, ठीक है। 1972 में क्या आया, यहां पे होता है केरला रिफॉर्म्स एक्ट, केरला, और ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक फ्लैश पॉइंट। आप देख रहे हैं कैसे धड़ाधड़ तरीके से जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट्स करता चला आ रहा है। 1971 में 3 हुए, 24, 25, 26 मेजर चेंजेस किए गए, और 29th वाले में क्या हुआ देखिए, केरला रिफॉर्म्स एक्ट पास हुआ। और केरला रिफॉर्म्स एक्ट जब पास हुआ तो उसमें यह था कि किसी भी मठ की, किसी भी धार्मिक स्थल की, किसी भी मंदिर की जमीन को जो स्टेट है, केरला स्टेट, केरला गवर्नमेंट, वो ओन कर सकती है, उसको रन कर सकती है, और इंडिविजुअल प्रीस्ट, वहां के पुजारी जो हैं, उनका उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो ये केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था, राइट, केरला लैंड छूट गया यहां पे, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। तो केरला गवर्नमेंट को लगा, इसमें अपोजिशन हुआ बहुत भयंकर, बहुत, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप इसे क्या 9th शेड्यूल में डाल सकते हैं। तो 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, इसको डाल दिया 9th शेड्यूल में। और याद रहे 9th शेड्यूल 1951 के फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, जिसमें अगर कोई भी एक्ट चला गया तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है, राइट, कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं है ना। अब होता है फ्लैश पॉइंट, क्योंकि उस समय के 21 साल के नया नया पदभार इन्होंने संभाला था। इदनीर मठ, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला, यहां के इदनीर मठ के जो प्रीस्ट थे, नए नए थे, जवान, नौजवान, और ये थे केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती ने पदभार संभाला अपना, ठीक है, इन्होंने पदभार संभाला और इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो स्टेट ऑफ केरला ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किया है ये बहुत गलत है और मैं इसके खिलाफ केस लड़ूंगा। और इस केस को वो ओरिजिनली लड़ना चाहते थे आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू लाइफ। लेकिन जो एन पलकीवाला, इनके लीगल एडवाइजर, इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, इन्होंने इनको कन्विंस किया लीगली, केशवानंद भारती जी को, कि आप आर्टिकल 26 के अंडर लड़िए, आप पिटीशन फाइल कीजिए आर्टिकल 26 के अंडर, बिकॉज ये आपका रिलीजियस फंडामेंटल राइट है, राइट टू रन योर ओन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आपको फ्रीडम है। तो इन्होंने उसमें फाइल किया, फाइनली आर्टिकल 26 के अंदर पिटीशन फाइल की। भारत के इतिहास का सबसे अहम फैसला
केशवानंद भारती केस, और इसको 13 जजेस की रिकॉर्ड, इससे बड़ी बेंच कभी भी फॉर्म नहीं हुई भारत के पूरे इतिहास में आज तक। और ये वो 11 जज हैं जिन्होंने डिसीजन अपना सुनाया, जो कॉन्स्टिट्यूट किए थे इसकी हियरिंग के लिए। जस्टिस एस.एम. सिकरी, ये उस समय के सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जेम्स शेलात, के.एस. हेगड़े, ए.एन. ग्रोवर, जस्टिस पी.जे. रेड्डी, जस्टिस हंसराज खन्ना, जस्टिस ए.के. मुखर्जी, जस्टिस ए.एन. राय, जस्टिस डी.जी. पालेकर, जस्टिस के.के. मैथ्यूज, जस्टिस हेमच बेग, जस्टिस एस.एन. द्विवेदी, जस्टिस वी.वाई. चंद्रचूड़। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि इनके जो बेटे हैं जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, वो एक बहुत अहम फिगर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस उन्होंने भी दिए हैं। लाइक अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो केसेस रहे हैं भारत के इतिहास में अभी रिसेंट टाइम्स में, उनमें जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे एडीएम जबलपुर वाला जो केस था, उसके रिवर्सल के में इन्होंने सबसे ब्यूटीफुल बात क्या थी कि जस्टिस वी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो डिसीजन दिया था उसको रिपील किया उन्हीं के सुपुत्र जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़। खैर, ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी आपको दिख रहा होगा। मेजॉरिटी का मतलब है कि इन्होंने पक्ष में फैसला सुनाया था और ये उसके अगेंस्ट थे। 7:6 में ये आया था, बहुत ही थिन मेजॉरिटी से फैसला सुनाया गया था। क्या था वो देखिए। सो लार्जेस्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 महीनों तक ये केस चला जिसमें 68 हियरिंग्स हुई, 68 दिनों की सिटिंग्स हुई। लॉन्गेस्ट एवर रनिंग केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट। कंपैरेटिव एनालिसिस, 71 से ज्यादा कंट्रीज का अमेंडमेंट प्रोसेसेस को कंपाइल किया गया था। जो अटॉर्नी जनरल थे उस समय के भारत के, भारतीय सरकार के, उन्होंने 71 देशों के संविधान को बदलने वाले प्रोसेसेस को कंपाइल किया, जोड़ा और एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखा कि ये इंडिया के रिस्पेक्ट में कैसा है, और उसको पेश किया था इस एनालिसिस को। सोचिए कितना ज्यादा डीप स्टडी लगी होगी। और ये 703 पन्नों का लंबा जजमेंट था, 703 पेजेस का लॉन्ग जजमेंट था, राइट। और वर्डिक्ट जो है वो बहुत ही थिन मेजॉरिटी से दिया गया, 7:6 की मेजॉरिटी से दिया गया, जो हमने देखा अभी, राइट। अब केशवानंद भारती केस में हुआ क्या एक्चुअली, ये जो केस, अच्छा इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसका फैसला आया 24 अप्रैल 1973 और इसने भारत का इतिहास बदल के रख दिया है। भारत के पूरे संविधान को देखने का नजरिया बदल के रख दिया। और इसी दिन एक ऐसे क्रिकेटर का जन्म हुआ था जिसने भारत के क्रिकेट को बदल के रख दिया, सचिन रमेश तेंदुलकर। खैर, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल को, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को प्लेन रीडिंग करेंगे तो अभी तक सिंपल एक सरसरी निगाह फेरने से आपको पता चलता कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पार्लियामेंट के ऊपर कोई रोकथाम नहीं थी, कोई लगाम नहीं थी जो उसे रोके कि आप किस हद तक अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया तो उसमें ये प्रोसीजर बता दिया गया, उसमें ये नहीं बताया गया कि इस हद तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़खानी कर सकते हैं। लेकिन ये वो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया, और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देके इस केस से उन्होंने बेसिकली पार्लियामेंट पे एक लगाम लगा दी कि वो पार्लियामेंट किन क्षेत्र में किस तरीके से चेंजेस ला सकता है ना। तो एक्चुअली अगर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को अपनाया गया तो ये इंडिया का ओरिजिनल आइडिया नहीं था, मतलब इंडियन जुडिशरी का ओरिजिनल आइडिया नहीं था। ये लगभग 8 साल पहले, केशवानंद भारती केस से 8 साल पहले 1965 के लगभग में इसको इंट्रोड्यूस किया था
जस्टिस मुधोलकर ने, है ना, जस्टिस मुधोलकर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था भारत में। और इन्होंने खुद ने ये लिया था डॉक्ट्रिन, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की, ये 1963 में, मतलब 2 साल पहले 1965 में इन्होंने दिया। 1963 में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस समय के, जस्टिस कॉर्नियालिस, आप बोलोगे हैं सर, हम कहेंगे यस सर, पाकिस्तान में भी एक नॉन इस्लामिक जस्टिस हुए हैं, नॉन मुस्लिम जस्टिस चीफ जस्टिस हुए हैं। आयरनी, बट या तो जस्टिस कॉर्नियालिस ने कहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पावर है, लेकिन इतनी भी पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सके। बेसिक स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको नहीं बदल सकते प्रेसिडेंट। पावर है लेकिन इतनी नहीं, राइट। तो इसीलिए अब यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप बेसिक्स, आप जितने भी अमेंडमेंट चाहिए आप लेके आइए। आपको डीपीएसपी को प्रायोरिटी देनी है, दीजिए। आपको फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस करना है लिटिल बिट, कीजिए। लेकिन आप ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ रहे। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आपको जो करना है कीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने इस वर्डिक्ट में। मेजर मतलब इसका जो फोकस था वो यही था। और सबने पूछा साहब बेसिक स्ट्रक्चर बता दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता वो क्या है, समय टाइम टू टाइम हम लोग बताते रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अहम हो गई, और इसने एक चेक इंपोज कर दिया कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स करे, उसका पावर है, उसका हक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर बात किया जाए तो प्रियम्बल में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, है ना, इक्वालिटी, ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलर राष्ट्र है भारत, बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो दैट इज व्हाई डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। कई लोग कहते हैं कि जो केशवानंद भारती केस का जजमेंट है ये जुडिशियल ओवरलुक का है। जुडिशियल ओवरलुक का मतलब ये हुआ कि जुडिशरी अपनी पावर से ज्यादा बढ़ के आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ के ये अब पार्लियामेंट पे आदेश दे रही है, जबकि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कहते हैं कि केशवानंद भारती केस ने भारत की डेमोक्रेसी को बचा लिया, सेव्ड इंडियन डेमोक्रेसी। कैसे? इसके क्लासिक एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हुआ ये कि जो इंदिरा गांधी थी, लोकसभा इलेक्शंस लड़े उन्होंने, और लोकसभा इलेक्शंस लड़ने के बाद में वो राजनारायण उनके अगेंस्ट लड़े, और इंदिरा गांधी ने राजनारायण को हरा दिया, ठीक है। हारने के बाद में राजनारायण एमपी इलेक्शंस हार गए, वो पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने एक केस दायर किया इंदिरा गांधी के खिलाफ, और कहा कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया है, और उनकी जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस हैं वो वहां पे दर्शाई गई, उन्होंने प्रूफ दिए। बोले साहब क्या? उन्होंने कहा कि देखिए गवर्नमेंट व्हीकल्स जो हैं वो लोगों को बूथ तक पहुंचाने के लिए यूज में लिए गए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स यानी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको इलेक्शन कैंपेन्स में लगाया गया, करप्ट प्रैक्टिसेस यूज की गई, कैश का लेन देन हुआ, इसीलिए उनको तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए एज एन एमपी। इन सारे एविडेंसेस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिव्यू किया, और उसके बाद में इन्होंने इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया। इन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी है वो गिल्टी हैं, और उसके बाद में जो डिसीजन हुआ वो बहुत ही खास डिसीजन था, क्योंकि इंदिरा गांधी पहली ऐसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बनी जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। सिटिंग पीएम, ये पावर में आ चुकी थी उस समय जब फैसला आया, सिटिंग पीएम टू बी डिस्क्वालीफाइड एज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो
अब ये पहुंची सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा गांधी, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि ये गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को स्टे कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टे किया, और स्टे करने के बाद में कहा कि ठीक है, यू कैन कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, लेकिन आप वोट नहीं कर सकती। सोचिए प्राइम मिनिस्टर ऐसा जो कि बिल्स हो रहा है, मोशन पास हो रहे हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में। कितनी ज्यादा किरकिरी की बात है, राइट? सो आप एज अ पीएम कंटिन्यू कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो इमरजेंसी इंपोज हुई। अब उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी इंपोज कर दी, नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई, और ये लेके आई 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें इन्होंने कहा कि देखिए, जो भी प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर हो, या फिर पीएम हो, उनके खिलाफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस के बिहाफ पे कोई भी केस नहीं हो सकता। जी हां, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उसके अलावा 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आए। इन्होंने कहा साहब इसमें कि कोई भी केस दायर नहीं हो सकता, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल केस हो, कोई भी केस दायर नहीं हो सकता प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर या फिर पीएम पे। जब वो पावर में है तब तो नहीं, इवन व्हेन दे आर नॉट इन पावर। नॉट इन पावर। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड रहते तो आज की डेट में भारत एक अथॉरिटेरियन रूल के अंडर जा चुका होता। ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली इनको चैलेंज किया जाना था, चैलेंज हुए ये, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तो 1 साल पहले, 2 साल पहले आपको बताया था हमने कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं करनी, फिर आपने कर दिया, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये भारत के बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। ये इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर में है, और आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। और अगर ये केशवानंद भारती केस ना हुआ होता तो भारत आज एक टोटलिटेरियन रूल की तरफ जा चुका होता। इवन मिस्टर सिरवई, अगर आप देखें तो मिस्टर श्रीमान सिरवई कौन है? ये एक रिप्रेजेंटेटिव थे केरला गवर्नमेंट के, है ना, उस समय जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था। इन्होंने खुद ने एडमिट किया कि केशवानंद भारती केस ने भारत की डेमोक्रेसी को बचा लिया, सेव द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, और इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती। एंड इनफैक्ट इससे अच्छा एनालिसिस आपको नहीं मिल पाएगा, जहां पे हमने पास्ट, प्रेजेंट एंड उसके प्रोविजंस, उसके अलावा फ्यूचरिस्टिक के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसको हमने जान लिया। तो इसी के साथ वीडियो का अंत होता है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, डीप एनालिसिस हमने किया। एंड वीडियो पसंद आने पे प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वही हमारा मोटिवेशन है। हमेशा इसी तरीके से अच्छे वीडियोस हम लोग लेके आते रहते हैं आपके लिए, उनका पार्ट बनिए। तब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।